कुछ लोगों को कह सकते हैं कि निशाने पर लेकर उनको समुदाय या मज़हब के नाम पर उनसे उनका रोजगार छीनना चाहते हो, तो एक गलत मैसेज जरूर गया। और यहाँ पर जो तमाम धर्म गुरु हैं वो भी इसको लेकर बात जाए तो लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को आगे किया ही नहीं गया था। अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को सिर्फ स्टार प्रचारक। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के एक आदेश के बाद सियासत गरमाती जा रही है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हमलावर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर। अब देखा जा रहा है कि एनडीए सरकार में सहयोगी दल भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के इस आदेश का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर कलह का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठ सकते हैं किसी भी समय। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पर लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से तमाम सिलसिलेवार गाज गिरती जा रही है, उससे आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी बचाना भारी पड़ रहा है। और ऐसे में हाल ही में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी कावड़ यात्रा वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी और अपने न्यूज रूम के सहयोगियों से जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में किस तरह से सियासत बदलती हुई नजर आएगी। क्या योगी आदित्यनाथ को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपना इस्तीफा देना पड़ेगा? सबसे पहला सवाल रहेगा हमारा अमन सर से। अमन सर, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासत गरमा रही है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में अब एक आदेश जो कि कावड़ यात्रा को लेकर दिया गया कि कावड़ यात्रा के दौरान यहां पर तमाम जितने भी दुकानदार हैं, फल वाले, ठेले वाले, सबको अपनी दुकान के आगे, ठेले रेडी पटरी के आगे अपने नाम का बोर्ड लगाना पड़ेगा और इस पर सियासत गरमाती हुई जा रही। क्या इस मामले को एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही? क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर कावड़ यात्रा ठीक पहले इस तरह का आदेश आएगा तो उसको मजहबी रंग तो देने का प्रयास किया गया, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अगर यही बात 2 महीने पहले हो जाती, 1.5 महीने पहले हो जाती या इसको लेकर एक अच्छा सा माहौल बन जाता तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन चूंकि हर मामले में कहने की राजनीति होती है, पक्ष और विपक्ष हो, दोनों ही मुद्दों को कैश करना चाहते हैं, इसीलिए इस मुद्दे के ऊपर लगातार जो है बयानबाजी हो रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि न सिर्फ इस पर विपक्षी दल हमलावर है बल्कि खुद एनडीए कुनबे के लोग भी इसको लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे चिराग पासवान हो या और तमाम नेता हो। वो इस सब मुद्दे के ऊपर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ऐन वक्त पर इस तरह की चीज़ों को करने की ज़रूरत क्या है, जबकि हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश समेत तमाम जो कह सकते हैं बड़े बड़े राज्य हैं वहाँ पर विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छी सड़कें हों, अच्छे अस्पताल हों, अच्छे रोजगार के साधन हों, लेकिन उन सब से हटकर कहीं ना कहीं हर बार धर्म के नाम पर आकर सरकार अटक जाती है, जो मेरे ख्याल में कि बेहतर नहीं है किसी भी राज्य के लिए। अगर राज्य को आपको आगे बढ़ाना है तो आपको तमाम विकास की चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि सिर्फ धर्म के नाम पर सारी की सारी जो राजनीति है वो होती हुई नजर आती है। अच्छा अमन सर, देखा जाए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान राम मंदिर के मुद्दे को लेकर एक चुनाव जब लड़ा गया तो उसके बाद यहाँ पर फैजाबाद लोकसभा सीट से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगता हुआ नजर आया और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद यहाँ से जीत दर्ज करते हुए नजर आए। तो क्या ये धर्म की राजनीति ही कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा के उपचुनाव और उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आड़े तो नहीं आ जाएगी? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि ऐसा लगातार सुनने में आ रहा था कि उपचुनाव में बीजेपी जो है 1 या 2 मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार सकती है। चूंकि ऐसा माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो मुस्लिमों के साथ में कनेक्ट नहीं होना चाहती या कनेक्ट नहीं है। इसी को ख़त्म करने के लिए बीजेपी की जो कह सकते हैं बैठक हुई है इसको लेकर, उसमें 1-2 सीटों के ऊपर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने की बात की गई। लेकिन उसी वक्त पे कावड़ यात्रा का इस तरह नियम आने का मतलब ये है कि क्या एक तरफ तो आप ये बात कहते हो भाई, दूसरी तरफ जो है आप उनके खिलाफ बात करते हुए नजर आते हो, तो ये बातें सब तर्कसंगत नहीं है और योगी सरकार के ऊपर लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रदेश की जो राजनीति है वो किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है कि आप जो है कुछ लोगों को कह सकते हैं कि निशाने पर लेकर उनको समुदाय या मज़हब के नाम पर उनसे उनका रोजगार छीनना चाहते हो, तो एक गलत मैसेज जरूर गया। और यहाँ पर जो तमाम धर्म गुरु हैं वो भी इसको लेकर बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए धर्म गुरु हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि मंशा हो सकता है ठीक हो, लेकिन टाइमिंग जिस तरह से उन्होंने रखी है वो टाइमिंग कहीं ना कहीं असहज है। और कावड़ से ठीक पहले इस तरह की बात कहने का मतलब ये था कि आप जो सामाजिक माहौल है वो ख़राब करना चाहते हो, तो इसी को लेकर योगी सरकार के ऊपर तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा, अब सावन का पहला दिन वैसे आज है, लेकिन कांवड़ यात्रा की शुरुआत जिस तरीके से हुई है और ऐसे में अब आने वाले समय में 1 महीने तक चलने वाली इस कांवड़ यात्रा में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगला सवाल रहेगा नाजमीन से। नाजमीन, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से कांवड़ यात्रा का एक बयान ये दिया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और ऐसे में अब तमाम जो विपक्ष है वो भी घेर रहा है और ऐसे में देखा जाए पार्टी की अंतर कलह भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के आड़े आ रही है, तो क्या कुछ लगता है जिस तरीके से अब केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य भी उनके खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव का ठीकरा जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा गया और उसके बाद इस तरीके का बयान, तो क्या वाकई योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं या कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं सरकार में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ गलतियां होती हुई नजर आ रही हैं जिस तरीके से उसके बाद सरकार भी कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ लगता है? 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री के लिए चुने गए योगी आदित्यनाथ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सूबे में कई ऐसे फैसले लिए जो जनता को पसंद आए, चाहे वो यहाँ पर जिलों के नामों को बदलना हो, रेलवे स्टेशन के नामों को बदलना हो या फिर हिंदुत्व वाली छवि को दिखाना हो। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से एक ऐसा चेहरा उत्तर प्रदेश में उभर कर बनकर आए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ के बलबूते पर ही जीत हासिल हुई। इसके बाद देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को आगे किया ही नहीं गया था। अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को सिर्फ स्टार प्रचारक के रूप में आगे किया था। उसके साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अपनी हिंदुत्व वाली छवि को दिखाते हुए नजर आए। भाषणों के जरिए कहीं ना कहीं जाहिर होता हुआ नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वो जी जान मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ी तो ये आरोप लगा दिया गया कि हम तो सीएम के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे और सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से ही लोकसभा का चुनाव कहीं ना कहीं हम हारे हैं। लेकिन अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें जो 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं, योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी खिलाफ तो कभी नहीं उतरेगी, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कदम उठाती है तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव छोड़िए विधानसभा चुनाव में जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 2017 की बात करें तो उस दौरान योगी आदित्यनाथ का नाम दूर दूर तक नहीं था। मुख्यमंत्री के रेस में केशव प्रसाद मौर्य का नाम आता है, मनोज सिन्हा का नाम सामने आता है, कई और नाम सामने आते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर मोहर लगाने वाले गृह मंत्री अमित शाह थे। बैठक होती है, फैसला लिया जाता है, योगी आदित्यनाथ को एक बाबा की संज्ञा देते हुए मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। 2022 में यही चेहरा चुनाव जिताता है केशव प्रसाद मौर्य, फिर खुद को अपने सीएम पद के रूप में देखते हुए नजर आते हैं। सपना पूरा नहीं होता, 2 बार सपना कहीं ना कहीं टूटता है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अब उपचुनावों से पहले और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की बैठकों से दूर नजर आते हैं, संगठन को सरकार से बड़ा बता देते हैं, लगातार केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी इसी आधार पर नजर आ रही है। लेकिन 2022 के चुनावों पर अगर हम नजर डालें तो वो अपनी कौशाम्बी से सिराथू विधानसभा सीट आती है, उसे जीत भी दर्ज नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद उप मुख्यमंत्री सूबे के होते हैं। तो आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी में दोनों का कद है, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी से हटाने की कोशिश की गई या सिर्फ सीएम पद से हटाने की कोशिश की गई तो भारतीय जनता पार्टी जहां तक लगता है कि विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब नहीं होगी। अब चाहे आप कांवड़ यात्रा का ये मुद्दा उठा लीजिए कि ऐसे वक्त पर यहां पर नेम प्लेट लगाने की बात की गई है जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत है। सूबे में जो फैसला लिया गया कुछ सोच समझ कर लिया गया, लेकिन जिस आधार पर इसे रंग दिया गया, इसे कहीं ना कहीं धार्मिक रूप देने की बात की गई और इसी के आधार पर खुद के ही सहयोगी दल उनके खिलाफ नजर आते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है सहयोगी दल, सहयोगी दलों की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिया गया ये फैसला, प्रशासन द्वारा लिया गया है फैसला कहीं ना कहीं विरोध में नजर आता है। जयंत चौधरी का ये कह देना कि सभी भाईचारे के रूप में रहते हैं, योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया वो गलत है। चाहे आप यहाँ पर कई और सहयोगी दलों को लगा लीजिए, वो तमाम और राज्यों की बात करें, वो कहीं ना कहीं जो फैसला लिया गया
है वो योगी आदित्यनाथ का गलत बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर निशाना नहीं साधा जा रहा है। तो पूरी कोशिश कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर नजर आती है। नाज़मीन, जैसे देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की सियासत जैसे गरमा रही है, तो अब संगठन और भारतीय जनता पार्टी के बीच जंग देखी जा रही है। तो क्या लगता है कि क्या ये जंग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आने वाला भविष्य खतरे में डाल सकती है? जैसे कि देखा जाए उनके सहयोगी दल ही सीटों की मांग उपचुनावों को लेकर करते हुए नजर आते हैं। निषाद पार्टी की बात करें, चाहे राष्ट्रीय लोक दल की बात करें, वो 2 से 3 सीटों की मांग करें। इस आधार पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में नजर आता है, और इसी गठबंधन को लेकर अगर हम देखें तो कोई फैसला अभी तक नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1 सीट देने की बात की जाती है, लेकिन सहयोगी दलों की 2 से 3 सीटों की मांग होती है। तो ये आधार बनता है कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी खतरे में है, और जो अंतरकल है देखने को मिल रही है कि सरकार बड़ी है, संगठन बड़ा है, और केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फूट को पैदा कर सकता है। जिस तरीके से राज्य मंत्री की बात करें सोनम किन्नर, वो इस्तीफा देती हैं, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साथ नजर आते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं देखे जाते हैं, बैठकों में जिस तरीके से फैसला लिया जाता है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर तो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो अब जो फैसले हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन पर ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में विधानसभा का उपचुनाव जीतना भी मुश्किल लग रहा है, और आने वाला विधानसभा चुनाव 2027 जीतना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है। तो ऐसे में अब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर अपनी सरकार बनाई जाए। और ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ समीकरण बनने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, ये तो खैर आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उनके परिणामों के बाद ही साफ होएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।